citizenship in India. Please. क्या चीज रूल और लॉ में डिफरेंस क्या है? तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया रूल्स। रूल्स क्या, रूल्स इसलिए बनाया जाता है कि जैसे हमारे कंट्री में कुछ ऐसा चीज़ है जो काम है जो जिसको रोकना है या उसमें कुछ लिमिटेशन रहना है, उसके लिए हम लोग बनाए जाते हैं रूल्स। और लॉ ऐसा होता है कि कहीं कोई गलती हो रही है या फिर उस जगह पे वो सही नहीं है, तो उसके लिए एक लॉ बनाया जाता है कि ये यहाँ तक ही सीमित है या इसको नहीं करना है। क्लियर? और एनी क्वेश्चन? बस Very well said. I just like to add some points. अगर दोनों वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग पता हो ना, तो दोनों का डिस्टिंक्शन आप कर लोगे। रूल का मतलब शासन, लॉ का मतलब कानून। इसलिए वो बोलते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। रूल इज सिंपली द शासन एंड लॉ इज कानून, जो हमारे और आपको पता होगा ना, लॉ का एक प्रोसेस होता है जो आई थिंक क्लास 9th या 8th में आप लोग पढ़ लिए होगा ना, कि कैसे पहले लोअर हाउस में आता है, फिर अपर हाउस में, दोनों हाउस में पास होगा, फिर एसेंट मिलेगा आपको। बस तो यही है। रूल रैंडमली रूल हो गया, कानून जब वो दोनों सदनों से पास होके एसेंट मिलेगा, उसका तो कानून बनेगा, फिर वो देश में लागू होगा। कोई भी उसका वायलेशन करता है तो ही विल बी पनिश्ड एज पर द डिसाइडेड लॉ। ठीक है? और किसी का संविधान इतना लंबा क्यों? मैंने जैसा कि शुरू किया तो बताया था, एक ऐसा देश है बेटा ना, जैसा कि बताया आपको, ब्रिटेन, जहाँ कानून ही नहीं है, लिखित नहीं है, परंपराओं पे चल रहा है, ट्रेडिशन पे। सोचो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। आप विश्वास करो, आपको हर जगह में बताना पड़ता है, लाइन लगाओ, लाइन इधर करो, टाइम पे आओ। वहाँ के बच्चों को बताना नहीं पड़ता होगा ना। आप सोचो, कुछ भी लिखा नहीं है, वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे। और एक और विश्व की सबसे बड़ा कंट्री, धनी कंट्री, अमेरिकन कंट्री जो है यूएसए, उसके पूरे संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, ओनली 7 आर्टिकल। और अपने यहाँ कितने हैं? 390। अब बड़ा होने का कारण क्या हो मैं बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ ना बेटा, केवल 13% लोग पढ़े लिखे थे। कितने? 13। और हमारे जो नेता थे ना, बहुत बड़े देशभक्त और जिम्मेदार थे। उनको लगता था ना कि अगर ये संविधान हमने कुछ ऐसा बनाया, क्लिष्ट बना दिया और क्लियर कट नहीं लिखा, तो वकील हमारे लोगों को, गरीब जनता को चूसेंगे। तो हमारा संविधान वकीलों के जाल, बेटा हमारा संविधान वकीलों के जाल में न फंस जाए। बात समझ में आ रही है? एक एक चीज को क्लियर कट लिखा गया है। यहाँ तक ये लिखा गया है कि आप किसी को घाट पे, नदी में, कहीं प्लेग्राउंड पे खेलने से नहीं रोकेंगे। एक एक चीज। कारण हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे और वकीलों के जाल में न फंस जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई उनके साथ संविधान के नाम पे मूर्खता न करे और उनको ठग ले। इसलिए एक एक चीज लिखा गया, और वो लिखने के कारण हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। क्लियर है? अगर सर ठीक है। देश में जो है ना, कई तरह की, मतलब समाज कर अब देखो तो बहुत सारी जटिलताएं हैं, है ना, बहुत सारी जटिलताएं हैं। यहाँ पर हर चीज़ को साफ साफ लिखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तब आपने गदर मूवी वगैरह में, है ना, मूवीज़ देखना खूब पसंद करते हो आप लोग। उनमें मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि बेटा उसमें आप लोगों ने जितनी चीज़ें देखी है, आज़ादी से जुड़ी हुई, देश के बंटवारे से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें आपने उसमें भयावह चीज़ें जो भी दिखाई गई हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर जैसा है। रियल में उस दौरान हमारे पूर्वजों ने जो कुछ झेला, आज के समय में शायद हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जाति के नाम पे वो बंटवारा हुआ था, किस पे? धर्म के नाम पे। अब इमेजिन करो, अगर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म
धर्म के नाम पे एक देश कितने 3 टुकड़ों में बट गया था, 2 भी नहीं, कितने 3 टुकड़ों में बटा था। बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, बीच में भारत और फिर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान उसको कहते थे। बांग्लादेश बाद में, है ना, उसका नामकरण भले बाद में हुआ, लेकिन शुरुआत में वो भी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। अब अपने बीच में देखो आप कितने सारे लोग बैठे हो, है ना, सिर्फ धर्म के नाम पे अगर देश 3 टुकड़ों में बंट सकता है, इतनी मार काट, इतनी भयावह स्थिति हो सकती है, तो इमेजिन करो हमारे देश में तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, और भी धर्म है, और हर एक धर्म के अंदर, है ना, अभी रिजर्वेशन जो हम बातें करते हैं, हर एक धर्म के अंदर आपको डिफरेंट कास्ट सिस्टम भी मिलता है ना, अलग अलग कास्ट सिस्टम मिलता है। और यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पे ही हम सेंसिटिव नहीं है, हम जाति के नाम पे भी उतने ही सेंसिटिव हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ये सेंसिटिविटी नॉर्मल भी है, क्योंकि हम जिस परिवेश में पैदा होते हैं, जिस परिवेश में हम बड़े होते हैं, जिनके साथ हम बड़े होते हैं, नेचुरल है उसके साथ में, जिनके बीच में हम पले बड़े हैं उनके साथ हमारा लगाव होगा, है ना। आप नवोदय में सिर्फ 7 साल रहते हो, जिससे आपको नवोदय से ज़िंदगी भर का लगाव हो जाता है। जहाँ आप पूरी ज़िंदगी जिस समाज में बिता रहे हो उसमें तो लगाव आपको होना ही है। अब इमेजिन करो हर एक धर्म के अंदर उतनी जातियाँ हैं, है ना, जितने रिजर्वेशन आप देखते हो उतनी जातियाँ हैं। अब इस कठिन, है ना, परिस्थितियों में अब उन समाज के अंदर भी, है ना, एक ही जाति के अंदर, है ना, जाति के अंदर फिर कई सारे धर्म को मानने वाले है कि नहीं, कितना हौच पौच सा सिस्टम हमारा, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, जिनके साथ में कि हम कभी एक देश हुआ करते थे, वो देश वहाँ पे तानाशाही आई, आज़ादी के बाद तानाशाही आई, है ना। लेकिन क्या हमारे देश में अभी तक ऐसी तानाशाही आप देख पाते हो? यस, यही इस संविधान की सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है ये, कि जहाँ हमारा समाज इतने अजीबोगरीब जटिलताओं से भरा हुआ है, हर चीज़ को इसी संविधान ने संभाला है बेटा। आज अगर हम और आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, एक थाली से खाना खाते हैं, हम कभी नहीं पूछते ये बता तेरा जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरी थाली से तभी मैं खाऊंगा, बोलते हो क्या ऐसे? साथ में बैठते हो, साथ में सोते हो, एक साथ रहते हो, है ना, एक साथ खेलते हो, मस्ती करते हो, और यहाँ पर सिर्फ आप 7 साल रहते हो, जिसमें कि जीवन भर के साथी आप लोग, है ना, एक दूसरे को याद करते हैं। अब ये सिर्फ अगर एक छोटे से जैनवी सलोरा में नवोदय का वो सिस्टम सक्सेस है, तो इमेजिन करो कि भारत जैसे इतने विशाल, है ना, जनसंख्या वाले सोसाइटी में जहाँ इतनी जटिलताएं हैं, है ना, एक धर्म के अंदर कई सारी जातियाँ, एक जाति के अंदर कई सारे धर्म, है कि नहीं, फिर उसके ऊपर फिर जेंडर, जो थी जेंडर चलते हैं वो अलग। अगर सारी चीज़ें, है ना, स्पष्ट नहीं लिखी होती तो इमेजिन करो कि यहाँ कितनी और भी भयंकर स्थितियाँ हो सकती थी, होती हैं, छुटपुट होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैसी स्थिति नहीं आती जैसी कि उस जमाने में हुई। आज़ादी के बाद भी हुई, देश में अभी भी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर वो शांत हो जाती है ना, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। रीज़न क्या है? हमारा संविधान, है ना। तो इसलिए हमारा संविधान बड़ा है क्योंकि इसने सब कुछ समेट रखा है, ठीक है। जस्ट मैं कंक्लूड करूँगा, मैम ने बहुत सा पॉइंट बताया जिसको हम लोग ब्रॉडली ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी। तो पहला हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि हम लोग बहुत ही डाइवर्स डेमोक्रेसी है, ये बहुत ज़रूरी है। भले हो बट वो डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे सर ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रहे थे, ब्रिटेन इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो पहला रीज़न है हम लोग एक बहुत ही डाइवर्स डेमोक्रेसी है। सेकंड, हम लोग का जोग्राफिकल एक्सटेंट देखो, कई सारे कंट्रीज से हम लोग का जोग्राफी के मामले में बहुत बड़े साइज़ है हम लोगों का, यू नो। एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, आपको पता है फर्स्ट रिपब्लिक वॉज अमेरिका इन 1776
और हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। सो जो तकरीबन ये 200 साल का जो गैप है, इसमें हमारे जो लीडर्स थे उस समय उन्होंने रिकग्नाइज किया, पहचाना क्या क्या दूसरे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां हैं या लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स को एड्रेस करते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ये भी एक रीज़न है कि इतना साइज में लंबा हुआ। थैंक यू। ये दूसरे नंबर कुछ पूछ रहे थे। हाँ बेटा, उधर क्यों देख रहे हो? बोलो, करो बात, खड़े जाओ। वो अच्छा, वो लोग बिल्कुल सही, आलोक भाई तुम्हारा कहते बेटा, तुम बोलो, दोनों एक साथ बता दो। हाँ बोलो, खड़े हो, समझ खड़े हो ना? हाँ बोलो, यही था। अच्छा, एच था, ठीक। बैठो बेटा। जैसा कि मैंने बताया, अच्छा एक बाहुबली फिल्म थी ना, देखा था? सबने देखा? उसमें उसकी माँ बोलती है, मेरा बच्चा ही मेरा शासन है, बोलती है ना? तो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र रहा हो या व्यापारियों का तंत्र रहा हो, और उस शासन को बेटा हर का लोग, कोई भी शासन कर रहा है ना, उसका कुछ न कुछ नियम होगा, और नियम होगा तो संविधान होगा। क्लियर है? अब इसको और क्लियर कर दो। वचन ही मेरा शासन है, ये मोनार्की में होता है कि एक ही राजा है, उसने जो बोला वो उसका कानून, व्यवस्था का लेजिस्लेटिव, उसने जो किया एग्जीक्यूटिव, उसने जो निर्णय लिया वही न्याय है, न्यायपालिका। इसको 1789 में क्या हुआ था? 9th क्लास 1789 में क्या हुआ था? वहीं पे मॉन्टेस्क्यू नाम का एक फिलासफर आता है, और उसने पहली बार एक प्रिंसिपल दिया कि सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग कर दो। हाँ बिल्कुल सही रोमियो, उसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्लियर कट उसने कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग हो, और उसी के सिद्धांत पे आज पूरे विश्व में जितनी भी डेमोक्रेसी है, सरकार के 3 अंगों में बटी हुई है, और तीनों एक दूसरे के अधीन नहीं है, पैरेलल है। ठीक है बेटा, अलग संविधान था। बेटा आप लोगों ने, है ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि संविधान से संबंधित, है ना, संविधान क्या पूछा था सर? नहीं, हाँ उसमें था या नहीं। मैं आपको बता दूं, भारत में जितने भी जो बहुत पुरानी सोसाइटी, स्पेशली जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ को आप देखोगे ना, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये सिस्टम भले ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी, है ना, आप उड़ीसा चले जाओ, झारखंड चले जाओ, यहाँ पे आपको, मुझे छत्तीसगढ़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है यहाँ पर भी होगा ज़रूर, है ना, MP छत्तीसगढ़ की तरफ भी ज़रूर होगा। तो ये जो पहले से जो यहाँ पे सोसाइटीज़ रह रही हैं, उनके अंदर एक सिस्टम है ना, जो भले ही यहाँ पर संविधान का यहाँ पर कानून चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अपने समाज में कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसको कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम हम कहते हैं। अब उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो समाज है ना, इसको हिंदी में कोऑपरेटिव क्या कहते हैं सर? सहकारी, है ना, सहकारिता पर आधारित जो समाज है, वहाँ पे सहकारिता का मतलब क्या होता है? हर एक का कंट्रीब्यूशन, हर एक का कंट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर जो गांव में लोग होते हैं ना, तो गांव के हर काम पे, हर एक घर के हर काम में, है ना, सहकारिता देखने को मिलती है। चाहे वो घर की शादी हो, है ना, या फिर घर में उस घर के लिए अनाज उगाने का काम करना हो। अभी भी यहाँ का छत्तीसगढ़ का मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दूँ, ट्राइबल एरियाज़ में अक्सर आप जाओगे तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो यहाँ पर अभी भले भारत सरकार ने लागू किया, लेकिन इस तरह का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वहाँ पे लोग मिल करके, हर एक घर के लोग मिलकर पहले से ही इस तरह की व्यवस्था चला रही है, जहाँ पे कि गांव के हर घर से लोग बैठते हैं। और अगर घर में, है ना, जैसे अनाज बोने का समय आता है ना, बीज बोने का समय आता है, तब ऐसा नहीं कि वो मजदूर नहीं लगाते, ठीक है। और ये सच्चाई है, आज भी जो बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी बेटा कि आप उन सोसाइटीज़ में जा करके देखना, वहाँ पे जब अनाज लगाने का समय आता है, बोने का टाइम आता है, तो बाहर से कोई मजदूर नहीं आता।
है ना, फसल काटने का समय आता है, बाहर से कोई मजदूर नहीं आता, किसी के घर पे शादी है, बाहर से कोई मजदूर नहीं आता, ठीक है। वहाँ पर ये सारा सिस्टम ऐसे बना हुआ है, किसी के भी घर का कुछ काम है, गांव के सारे लोग मिलजुल करके डिसाइड करते हैं कि कैसे उस काम को निपटाना है। अनाज बोने का टाइम जब आता है ना, बीज बोने का, तो उसमें बारी रहती है, ठीक है। इधर सुन लो बेटा, और आप याद करना आपके गांव में ऐसा होता है या नहीं होता है ना। गांव में है ना, जब भी अनाज बोने का टाइम आता है तो ऐसा सिस्टम वो लोग मिल के है ना डिसाइड करते हैं गांव के लोग कि इस दिन इसके घर का हर एक खेत बोया जाएगा, रोपा जाएगा, 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, है ना। उसका खत्म हो गया, फिर अगले वाले का, ठीक है, तू तैयार करके रखना, बिचड़ा जो भी होता है, बीज है जो भी है तैयार करके रखना, है ना। उसका खत्म हो गया, नेक्स्ट डे से दूसरे वाले घर का होगा, फिर तीसरे वाले घर का। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर, 1 महीना जो भी लगे, है ना, इतने के अंदर गांव के हर एक घर के अनाज जो है बो दिए जाते हैं। काटने का भी वैसे, अब क्योंकि बारी बारी से एक एक फैमिली का बोया है ना, तो तैयार भी वैसे ही होगा बारी बारी से। तो जैसे बोया था वैसे बारी बारी से हर एक के घर का अनाज जो है, फसल जो है वो कट करके घर पे आ जाता है। होता है ऐसा, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा ऐसा भी एग्जाम्पल होगा ऐसे सहकारी समाज में बेटा कि जो कोविड के दौरान बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं गांव में भी जहाँ पे कि घर में पेरेंट्स अब नहीं रहे, सिर्फ बच्चे बच्चे हैं, है ना। मेरी जानकारी में अपनी तरफ एक गांव है जहाँ पे कि एक घर है जहाँ पे जो सबसे बड़ा बच्चा बचा था वो 12 साल का था, और वो लोग 4 भाई बहन, बाकी सारे उससे छोटे, है ना। उस घर का सारा काम निपट जाता है ना। उस घर के बच्चों को गांव के लोगों ने, आजू बाजू के सारे लोगों ने, है ना, उनके घर के लिए अनाज उगाना है, फसल काटना है, सारा काम हो जाता है। बच्चे कैसे पलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो धीरे धीरे सारे गांव के लोग मिल करके उनको बड़ा कर रहे हैं, है ना। अनाज बाजार में बेचना है, चलो बेटा आज लेकर के चलेंगे, तुम्हारा भी अनाज हम लोग बिकवा देंगे, है ना। शादी है, गांव के सारे मिल करके डिसाइड करते हैं, अच्छा इस डेट को इसके घर से बारात जानी है तो उस दिन यहाँ की शादी नहीं होगी, 1 हफ्ते का गैप रखो, 2 दिन का गैप रखो, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें अलग से ज़रूरत नहीं होती, समझ गए, है ना। तो इस तरह का सिस्टम पहले भी था, शायद ऐसा भी कुछ रहा हो। राजतंत्र तो वहाँ होगा ही, लेकिन उस जमाने में जो राजतंत्र होते थे ना, वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही चलते थे। क्लियर है। आलोक के लिए एक छोटा सा मतलब काम ही होगा, क्योंकि तुम्हें कोई पता नहीं चला है। तो हम लोग दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था। तो आलोक और आगे पढ़ो, इसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर करो और दावे से हम सबको बताना कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था, ठीक है सर। थैंक यू।